नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारी अगली कहानी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पूस की रात, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। पूस की रात जो कहानी है वह प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में सम्मिलित की जाती है। सबसे पहले प्रेमचंद जी के बारे में बात करते हैं। प्रेमचंद जी जो हैं वह हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में अपना अद्वितीय स्थान प्राप्त कर रखा है। इनकी जो रचना का जो स्तर है वह बहुत ही उच्च स्तर तक पहुंचा है। इनके उपन्यासों में, इनकी कहानियों में हमें सामाजिक समस्याओं के दर्शन होते हैं, हमें अपने आम जीवन के दर्शन होते हैं। साथ ही ये अपने कहानी और उपन्यासों में ऐसी समस्याओं को उभारते हैं जिन समस्याओं पर शायद अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया था, या फिर गया हो तो हमने उसके बारे में अभी कोई विचार नहीं किया था। इनकी कहानियों में जो शोषण की समस्या है या किसानों की जो दयनीय अवस्था का जो चित्रण है उसका इतना सजीव रूप हमारे सामने आता है, सजीव चित्र हमारे सामने आता है कि व्यक्ति एक बार भाव विवरों पर सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या हमारा समाज है, कैसी इस समाज की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार प्रेमचंद के बारे में हम देखते हैं। प्रेमचंद जी जो है बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार रहे हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियों का लेखन किया है और इनके उपन्यासों में भी हमें सामाजिक समस्याओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनकी जो पहली कहानियां थी, आरंभ की जो कहानियां हैं वो आदर्शवादी हैं, आदर्शवाद से जुड़ी हुई है। कोई ना कोई संदेश या कोई ना कोई अच्छा उपदेश देती हुई नजर आती है। उसके बाद इनकी कहानियों का जो स्वर है वो आदर्शोन्मुख से होकर यथार्थवाद की ओर मुड़ा है कि आदर्श ही पर्याप्त नहीं है, कहानी में यथार्थ स्थिति को बताना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद इनकी कहानियों में हमें किसानों की समस्या का चित्रण देखने को मिलता है, नारी स्वतंत्रता का स्वर देखने को मिलता है और शोषण की समस्या को इन्होंने अपनी कहानियों में बहुत ही अच्छे प्रकार से उभार कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले तो प्रेमचंद के बारे में आप लिखना आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इनकी कहानियां कैसी है। पहले आदर्शवादी हैं, फिर कैसी हुई इनकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से जुड़ी हुई। क्या मिलता है इनकी कहानियों में? किसानों की समस्याओं का चित्रण है, नारी स्वतंत्रता का स्वर है और शोषण की समस्या इनकी कहानियों में, अंधविश्वास, कुरीतियों आदि पर ये अपनी कहानियों में आदि पर प्रहार करते हैं, आदि को खंडित करते हुए अपनी कहानियों में उन समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यह है प्रेमचंद जी की के बारे में सामान्य जानकारी। अब कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये कहानी कैसी है? देखिए, पूस की रात जो कहानी है वह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से जुड़ी हुई है, या हम कहें यथार्थवादी कहानी, इसको ज्यादा कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये यथार्थवाद से जुड़ी हुई कहानी है और इसमें किसानों की स्थिति का चित्रण किया गया है कि किसान किस अवस्था में जीता है और कैसे अपने जीवन को व्यतीत करता है, किन संघर्षों में व्यतीत करता है। तो इस संघर्ष को बताते हुए बहुत ही छोटी कहानी है। इसके पात्रों में देखें तो इनके पात्र हैं, हल्कू है, सहना है, मुन्नी है और एक जबरा है जो एक कुत्ता है। हल्कू की पत्नी का नाम है मुन्नी और सहना जो है वो जमींदार है। जमींदार है जो गांव के लोगों को कर्ज दिया करता है। अब यहां क्या कहानी है? देखिए, हल्कू जो एक किसान है, उसकी पत्नी मुन्नी है और वह बड़े ही संघर्ष में अपना जीवन जी रहा है, बड़े ही कष्टों में अपना जीवन जी रहा है। जो भी अपने जीवन को व्यतीत गुजारने के लिए उसने जमींदार से कुछ कर्ज ले रखा है, कुछ ऋण ले रखा है और ऋण लेने के साथ ही वह जब उसको चुकाने का जब अवसर आता है तो प्रकृति किसान के साथ धोखा करती है और फसल नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से जो किसान है वह कर्ज चुकाने में सक्षम होता है और इस प्रकार धीरे धीरे वह कर्ज के बोझ में दबता चला जाता है। अब यही स्थिति हल्कू की है। वह क्या है? उसके पास जो खेत है उसमें वह उसने फसल की और फसल के बाद उसके पास पिछले साल की जो फसल में से कुछ पैसे बचे और पैसे बचने के साथ उसका एक
काम था कि उसने सोच रखा था उसकी पत्नी ने कि अब की बार जब फसल में से कुछ भी पैसा बचेगा तो उसमें से मैं कंबल जरूर लूंगी, क्योंकि खेत पर जब पूस की ठंड की रात है, बिल्कुल ठंडी रात, और जब खेत पर रखवाली करने के लिए जाते हैं तो इनके पास, हल्कू के पास ओढ़ने के लिए एक फटा पुराना सा है कंबल है जिसमें हवा नहीं रुक पाती है, ठंड नहीं रुक पाती है, इसलिए कंबल लिए जाएंगे। तो 3 पैसे उसने कुछ जमा किए और 3 पैसे जमा करने का यही उद्देश्य था कि भाई इसके लिए कपड़े खरीदे जाएं, कंबल खरीदे जाएं। तो मुन्नी ने वो पैसे बड़े ही अच्छे प्रकार से संभाल कर रख रखे थे। लेकिन एक दिन उसके दरवाजे पर सहना आया और वह अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने आया। हल्कू उसे मना करना चाह रहा था कि अगली बार फसल पर देंगे, मुन्नी उसे मना करना चाह रही थी, उसके मन की अलग अलग वृत्तियां थी। लेकिन जो सहना था वह हल्कू से बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग करने लगा, अलग अलग प्रकार से तेज तेज आवाज में बोलने लगा। तो हल्कू को यह सहन नहीं हुआ, उसने सोचा कि भाई इसको तो दिए जाए। तो उसने मुन्नी से बड़े ही दयाद्र स्वर में कहा कि ऐसी बात है भाई, जो पैसे रखे हैं उनको लेकर आओ, सहना को देना है। मुन्नी कहती है कि भाई अगर इसको सारे पैसे दे दिए तो फिर हम सर्दी के कपड़े कहां से लेकर आएंगे, तुम्हारे लिए कंबल कहां से लेकर आएंगे, और पूस की रात में खेत पर रखवाली करना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन हल्कू जो थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति का है, वह उस प्रवृत्ति को, सहना की इस बातों को सहन नहीं कर पाता और वह मुन्नी से पैसे लाकर सहना को दे देता है। अब मुन्नी बड़बड़ाती हुई अंदर चली जाती है कि पूरा जीवन मैंने इसी संघर्ष में निकाल दिया, लेकिन कभी मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अब जब पूस की रात में, उस ठंडी रात में हड्डियों को कपाने वाली हवा जब चलती है, तो इस अवस्था में जब तुम खेतों पर जाओगे तब तुम क्या पहन कर जाओगे, क्या ओढ़ोगे? हल्कू कहता है कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अब कम से कम एक जो अवरोध था वो तो मिटा। अब हल्कू का समय आया कि वह खेतों पर रखवाली करने के लिए जा रहा है। बहुत ही ठंडी ठंडी रात है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और उसके साथ उसका प्रिय जबरा कुत्ता है। वह अपने कुत्ते से बड़ा प्रेम करता है, बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, अपने बच्चे के समान उसको मानता है, और उतना ही प्रेम जबरा हल्कू से करता है। हल्कू खेतों पे जाता है और वहां देखता है कि बड़ी ठंडी हवा है और इस हवा से बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। क्या किया जाए? खेतों में उसने जो झोपड़ी बना रखी थी वहां पर वह जाता है और खेतों की रखवाली के लिए कुछ देखता है। जबरा से कहता है कि भाई क्या किया जाए? तो जबरा अपनी मूक सहमति कहकर, जो जानवर जो होते हैं अपनी केवल मूक सहमति दे सकते हैं, उसने भौंक कर या किसी प्रकार से अपनी मूक सहमति दी और हल्कू के लिए एक आदेश सा हुआ कि भाई इस ठंड से बचने के लिए क्या किया जाए। तो उसने अपनी चिलम जलाना शुरू किया और चिलम जलाते हुए उसने देखा कि भाई सूखे पत्ते पड़े हों कहीं, तो किसी बाग में से सूखे पत्ते इकट्ठे कर लेकर आया और चिलम की आग से उसको जलाकर दोनों वहां पर बड़ी ही गर्मी लेने लगे। हल्कू और जबरा दोनों ही गर्मी लेने लगे। जबरा बड़े ही स्नेह से हल्कू के साथ चिपक कर सोया हुआ था, लिपटा हुआ था, और उसे बड़ा ही आनंद की प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि उस ठंडी हवा में जो हल्कू था वह उसका बहुत ही बड़ा आश्रय बना हुआ था। अब हल्कू और जबरा दोनों ही इस प्रकार रात्रि व्यतीत करने जा रहे हैं। वो देखते हैं कि चारों ओर जो, अगर यदि वो जागृत नहीं हुए तो चारों ओर जो जानवरों के झुंड आकर फसल को बर्बाद कर जाते हैं। तो जब जब जानवरों की आहट होती है तब तक जबरा जो है भौंक कर सचेत करके और उन जानवरों को भगा देता है। लेकिन हल्कू उस ठंड को, जो हड्डियों को कपाने वाली ठंड थी, उसको सहन नहीं कर पाता है और अंत में दोनों दोबारा फिर वो क्या करते हैं, फिर आग जलाते हैं, फिर अग्नि जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं और अग्नि जलाकर उस गर्मी में, उस अग्नि की गर्मी में उन दोनों को गहरी निद्रा आ जाती है। दोनों सो जाते हैं और वो देखते हैं कि उस गहरी निद्रा में उन्हें एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं रहता हल्कू को कि जो फसल है, यदि उसके सोने के बाद, यदि वो जागा नहीं रहा तो सोने के बाद क्या होगा, इसका उसे बिल्कुल कोई परवाह नहीं रहती है और वह सो जाता है। सोने पर सुबह जब उसकी पत्नी मुन्नी उसे जगाने आती है तो वो देखती है पूरी फसल बेकार हुई पड़ी है, चौपट हो गई है और दोनों सोए पड़े हैं। हल्कू और जबरा दोनों सोए हुए हैं। उनको वह जगाती है और वह कहती है कि भाई ये क्या हुआ, देखो आंख खोल के, पूरी फसल चौपट हो गई, अब जमींदार को हम उसका पैसा कैसे लौटाएंगे। तो जो हल्कू है बड़े ही आत्मसंतुष्टि के भाव से कहता है कि चलो फसल चौपट हुई, चलो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब मुझे रात में इस फसल की देखभाल करने के लिए इस ठंड में यहां आना नहीं पड़ेगा।
यह एक हास्य प्रवृत्ति जरूर थी उसके मन की, लेकिन इसमें छिपा हुआ जो दर्द था, जो वेदना थी, वो ये थी कि अब ठंड में, अर्थात क्योंकि जो उस ठंड को सहन करने वाली जो शक्ति थी अब हल्कू में बची हुई नहीं थी, तो उससे यह संतुष्टि हुई कम से कम अब मुझे यहां पर फसल की रखवाली करने के लिए इस ठंड में मरना नहीं पड़ेगा। ये छोटा सा कथानक है कहानी का, और इस कथानक के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि हल्कू जो है वह स्वाभिमानी प्रवृत्ति का है, संघर्षशील है, ऋण से ग्रस्त है, और यहां एक किसान है और किसानों की इसी समस्या को बताया गया है कि किसानों का जो अवरोध है, शत्रु है, वह केवल जमींदार ही नहीं होता। जमींदार तो उसे ऋण देता है और ऋण प्राप्त करता है, ब्याज लेता है, लेकिन किसान का शत्रु कभी ना कभी प्रकृति भी बनती है। प्रकृति भी उसके साथ कहीं ना कहीं शत्रुता का व्यवहार करती हुई नजर आती है। इसलिए यहां प्रकृति और जमींदार दोनों के ही सामंजस्य को यहां स्पष्ट किया गया है। अब हल्कू कहानी में देखिए क्या स्वर दिया गया है। कहानी में क्या है, यहां कहानी में हम देखें तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति है। कहानी में क्या व्यक्त किया गया है, सामाजिक यथार्थ है कि समाज का ये यथार्थ है, सत्य है कि किसानों की अवस्था कैसी है। किसान ऋण से ग्रस्त है, किसान संघर्षशील हैं, वे अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। बड़े मुश्किल से फसल यदि तैयार होने को भी आती है तो प्रकृति उन्हें धोखा दे देती है। फसल होने को जब तैयारी हो जाती है तो उसका ज्यादा से ज्यादा भाग जमींदार को चला जाता है। तो इस प्रकार से यह उनके यथार्थ की स्थिति का चित्रण यहां में देखने को मिलता है। तो यह सामाजिक यथार्थ की कहानी है। आगे देखें, इसमें शोषित किसान की स्थिति है। शोषित किसान की स्थिति का चित्रण है कि जो किसान है वह सदैव शोषण में रहा है, उसे जरूरत की चीजों के लिए किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ा है, और जब उसकी फसल हो या कुछ भी तैयार होता है तो उसका वह उपभोग भी नहीं कर पाता है। तो यहां शोषित किसान की स्थिति का यहां चित्रण हमें देखने को मिलता है। यहां दिखाया गया है किसकी समस्या है, ऋण की समस्या है। किसान जो है वो किससे ग्रस्त रहता है, ऋण से ग्रस्त रहता है। वह अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण लेता है, लेकिन उस ऋण की उस चक्रव्यूह में वो इस प्रकार फंसता हुआ चला जाता है कि वह कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहां ऋण की समस्या बताई गई है। यहां प्रकृति का रौद्र रूप चित्रित किया गया है। रौद्र रूप यहां चित्रित किया गया है। प्रकृति भी कभी ना कहीं ना कहीं किसान के साथ कहीं ना कहीं उसका सहायक न बनकर उसके ऊपर भार ही बनती हुई प्रतीत होती है। तो यहां कुछ समस्याएं, कुछ स्थितियों का यहां वर्णन किया गया है। हम दोबारा एक बार कहानी को स्मरण करें। पूस की रात कहानी है, प्रेमचंद जी की है। आदर्श यथार्थवादी कहानी है। पात्र हल्कू है, उसकी पत्नी मुन्नी है, सहना जमींदार है और उसका एक कुत्ता जबरा है। इस कहानी में प्रमुख पात्र के रूप में कौन आता है हमारे सामने, हल्कू आता है। इस कहानी में क्या स्थिति बताई गई है, सामाजिक यथार्थ की कहानी है, शोषित किसान की कहानी है। इसमें किसकी समस्या है, ऋण की समस्या बताई गई है, प्रकृति के रौद्र रूप को बताया गया है। किसान की दयनीय अवस्था का यहां चित्रण हमें देखने को मिलता है। अगला हमारा प्रश्न आता है इस कहानी के आधार पर कि ये तो हो गया कहानी के मूल भाव को बताइए। तो मूल भाव क्या है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, शोषित किसान का चित्रण है, ऋण की समस्या का वर्णन है, प्रकृति के रौद्र रूप का चित्रण है, और शोषित या किसान की दयनीय अवस्था का यहां चित्रण किया गया है। अब एक प्रश्न आता है कि हल्कू की कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है और हल्कू का चरित्र चित्रण कीजिए, उसके चरित्र की विशेषता बताइए। हल्कू क्या है, देखिए, संघर्षशील किसान है, संघर्षरत है, स्वाभिमानी है, संघर्षशील है, स्वाभिमान है, ईमानदार है, क्योंकि वह उसके पैसों को नहीं रखना चाहता, देना चाहता है, ईमानदार है, मानवीय गुणों से परिपूर्ण है, क्योंकि उसने मानवीय गुणों से परिपूर्ण का मतलब है कि वह अब कुत्ते को भी, जानवर को भी एक मानव की भांति में बहुत ही अच्छे प्रकार से उसको प्रेम करता है, अपने बच्चे की भांति प्रेम करता है। तो मानवीय गुणों से परिपूर्ण है, त्यागशील है और आलसी है। आलस्य ही था कि दोनों जबरार वो दोनों सो गए और फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी। आलसी है, हंसमुख है और नाम के विपरीत है। उसका जो शरीर था वो भारी भरकम था, लेकिन नाम क्या है उसका, हल्कू, अच्छे डील डोल वाला था,
लेकिन नाम के विपरीत उसका क्या था, नाम था। अब अगली उसका जो चित्रण आता है वह क्या है, किसान ऋण में दबा हुआ किसान है, ऋणग्रस्त है, शोषित है और संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार से कुछ ये विशेषताएं आती हैं अपनी हल्कू की चारित्रिक विशेषताएं आती हैं। ये कहानी का मूल भाव है, ये कहानी के पात्र हैं, कहानी प्रेमचंद की है। इस प्रकार से ये हमारी कहानी आज समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम अगली कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।